अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेसन में हम समर 2026 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन हेजिंग से रिलेटेड है और इसमें स्पेसिफिकली इंटरेस्ट रेट हेजिंग को डिस्कस किया जा रहा है। तो चलें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हेजिंग में डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। सवाल कहता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन एज्यूम टुडेज डेट इज 30th जून 2026। Manza Limited. Manza is a family-owned textile company based in the UK. The company will take delivery of new manufacturing equipment in 4 months' time. This will result in a significant cash outflow when the equipment is delivered. एक कंपनी है, वो टेक्सटाइल का बिजनेस करती है, यूके बेस्ड कंपनी है और उसने कोई मशीन मंगवाई है जो 4 महीने बाद आएगी और उसी वक्त उसके पैसे पे होंगे। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि 4 महीने बाद का मतलब जुलाई गुजरा, अगस्त गुजर गया, सितंबर गुजरा और अक्टूबर गुजरा। इसका मतलब जो पेमेंट करनी है मुझे वो पहली नवंबर वाले दिन करनी है, 1 नवंबर वाले दिन करनी है, आज से 4 महीने बाद। द इम्पैक्ट ऑफ द पेमेंट इज दैट देयर विल बी अ कैश डेफिसिट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जीबीपी 10 मिलियन। अब यहां पर अगर कोई पहला पैराग्राफ पढ़ता है तो उसको ऐसा लग रहा होगा कि शायद ये सवाल जो है वो करेंसी हेजिंग का है, हम कोई पेमेंट कर रहे हैं और उसको हेज करना चाह रहे हैं। लेकिन हमें एग्जाम में बड़ा ही आ, अपने जहन को, अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना है और ठीक से सवाल को पढ़ना है। ये सवाल करेंसी हेजिंग का नहीं है। आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो आप अपनी लोकल करेंसी में ही कर रहे हैं। करेंसी हेजिंग तो तब होती है ना जब इंटरनेशनल करेंसी में आपको पेमेंट करनी हो और वो महंगी हो जाए। द कैश फ्लो फोरकास्ट शोज दैट द डेफिसिट विल रिमेन फॉर 6 मंथ्स। अब सिनेरियो कुछ ऐसा है कि आपके पास कैश फ्लो का एक डेफिसिट क्रिएट हो रहा है पेमेंट की वजह से और ये डेफिसिट 6 महीने तक रहेगा। यानी कि आप जब उस मशीन की पेमेंट करेंगे आज से 4 महीने बाद तो आपका कैश डेफिसिट आ जाएगा। मोस्ट लाइकली उस कैश डेफिसिट को मुझे फाइनेंस करना होगा। यानी कि जाहिर है मुझे 10 मिलियन रुपए चाहिए ना पेमेंट करने के लिए। अब मैंने अगर पेमेंट करी तो मैं डेफिसिट में आ रहा हूँ, माइनस में आ रहा है मेरा हिसाब किताब। कंपनी चलाने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो मोस्ट लाइकली मैं इस अमाउंट का लोन ले रहा हूँ। साथ में सवाल ये कहता है कि ये डेफिसिट 6 महीने के लिए रहेगा। यानी कि आज 30 जून है, पेमेंट 1 नवंबर को होगी, आज से 4 महीने बाद। जब पेमेंट होगी तो डेफिसिट क्रिएट होगा, यानी कि पैसों की कमी हो जाएगी 6 महीनों के लिए। यानी कि 1 नवंबर से लेकर नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, जनवरी फेब पूरा, मार्च अप्रैल पूरा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि 1 मई तक ये डेफिसिट रहेगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन, मंजर हैज एग्रीड अ 6 month शॉर्ट टर्म लोन विद DHFL बैंक। इस डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए मैंने किसी बैंक से 6 महीने के लिए एक शॉर्ट टर्म लोन हासिल करने का जो है ना एग्रीमेंट कर लिया है। द लोन विल कमेंस ऑन 1 नवंबर, जिस दिन डेफिसिट क्रिएट हो रहा। इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन विल बी फिक्स्ड एट स्टेलिंग ओवरनाइट इंडेक्स एवरेज सोनिया +1%। इसका मतलब ये हो गया कि मुझे इंटरेस्ट कितना पे करना होगा। मुझे इंटरेस्ट पे करना होगा जिस तरह से काइबोर प्लस सम परसेंटेज होता है, इसी तरह से यहाँ पर एक इंडेक्स है और वह सोनिया। तो मुझे सोनिया +1% ये इंटरेस्ट पे करना होगा। यानी कि ये सवाल मोस्ट लाइकली इंटरेस्ट रेट हेजिंग का है। और इंटरेस्ट रेट हेजिंग के दो तरह के सवाल होते हैं, एक डिपॉजिट का, एक बोरोइंग का। ये बोरोइंग वाला केस है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर इसको रिकैप करते हैं। ये बोरोइंग का हेजिंग का सवाल हमें लग रहा है। बोरोइंग के केस में आज 1 जुलाई है,
मैं लोन 1 नवंबर को बोरो करूंगा, यानी कि आज से 4 महीने बाद। जब मैं बोरो करूंगा मुझे किस चीज का डर होगा, ऐसे आपने सोचना है। मुझे इस चीज का डर होगा कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज ना हो जाए, ये डर होगा। और अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है तो एक और चीज इससे लिंक्ड होती है, वो भी आपने याद रखनी है, वो आगे कहीं ना कहीं सवाल में जरूर आ रही होगी, वो है फ्यूचर्स की प्राइस। अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो क्या डिक्रीज होता है? फ्यूचर्स की प्राइस जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है जी, सही है। यहां तक आप भी, मैं चाहूंगा कि वीडियो को पॉज कर सवाल को पढ़ लें। हेजिंग का सवाल है, कुछ ना कुछ यकीनन मुश्किल बात जरूर होगी आगे। तो अभी तक जो जो हमने पढ़ा वो आपने नोट किया हुआ हो, लिखा हुआ हो, सुना हुआ हो, समझा हुआ हो। मार्केट की इंफॉर्मेशन है, सोनिया बोरोइंग रेट 5%, यानी कि अभी जो सोनिया है वो 5% है। इसका मतलब ये हो गया कि 5 + 1 = 6%। ठीक है, ये 30 जून की इंफॉर्मेशन है और हमें इसी चीज का डर है कि ये इंक्रीज ना हो जाए। अभी के हिसाब से तो 5 + 1% 6% बनता है, लेकिन जब मैं 1 नवंबर को लोन लेने जाऊं, व्हाट इफ के सोनिया जो है वो 6%, 7%, 7.5%, 8% हुआ वो। अगर 8% हो जाएगा तो मुझे 8 + 1 9% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर 10% हो जाएगा तो 10 + 1 11% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। FRA विद ABB बैंक। सर FRA क्या होता है? FRA होता है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है? ये जरूरी नहीं है कि जिस पार्टी से आप लोन ले रहे हो उसी के साथ फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट भी करो। यहां पर हम लोन किससे ले रहे हैं? HFL बैंक से ले रहे हैं। लेकिन फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट किसके साथ कर रहे हैं? ABB बैंक के साथ कर रहे हैं। पहली चीज ये याद रखिएगा। दूसरा, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में क्या होता है कि जिसके साथ हम FRA करते हैं उसके साथ हम एक रेट लॉक कर लेते हैं। और अगर मार्केट का रेट उससे फॉर एग्जांपल ज्यादा होगा, मुझे इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ रहा होगा, तो जो पार्टी जिससे FRA किया है वो मुझे कंपनसेट करेगी। और अगर मार्केट का रेट गिर गया, सोनिया गिर गया, और मुझे जो ओरिजिनल पार्टी है जो कि HFL बैंक है उसको कम इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो फिर FRA वाली पार्टी बोलेगी आप हमें कंपनसेट करें। किस तरह से इसका प्रोसेस चलता है वो इस सवाल में देख लेंगे। यहां पर सवाल ये आता है कि कौन सा FRA सेलेक्ट करना है, 4-6 या 4-10, इसको कैसे पढ़ा जाता है। तो हम सही वाला FRA सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर मैं जब इसकी वर्किंग आपको समझाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा कि FRA का मैकेनिज्म कैसे काम करता है। देखिए ये जो 4-6 और 4-10 लिखा हुआ है ना, 4 यानी कि आज से कितने महीने बाद आप बोरोइंग करेंगे, तो इसमें तो कोई शक नहीं है, हम आज से 4 महीने बाद बोरोइंग करेंगे। तो पहली चीज तो हो गई कि इससे हमें नहीं पता चल रहा कि भाई कौन सा हमें इन दोनों में से FRA सेलेक्ट करना है, दोनों 4 से स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए ये जो पहला डिजिट होता है ना, ये आपको बताता है कि आपका लोन कब स्टार्ट होगा। आज आप 30 जून पर हैं या 1 जुलाई पर हैं, 1 नवंबर को आपने लोन लेना है, विच इज जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के गुजर जाने के बाद, तो 1 नवंबर आ जाएगी। फिर सर आगे वाला डिजिट जो होता है वो क्या बताता है? आज से कब लोन एंड होगा। अब यहां पर आपको एग्जामिनर ने टेस्ट किया है कि क्या 4-6 सेलेक्ट करें या 4-10 सेलेक्ट करें। लोन हम 6 महीने के लिए ले रहे हैं, ये टाइम पीरियड है जितने टाइम के लिए लोन ले रहे हैं। लेकिन FRA सेलेक्ट करते वक्त हम 6 नहीं देखेंगे, हम 4-6 नहीं देखेंगे। क्यों सर? क्योंकि जो सेकेंड डिजिट होता है वो ये बताएगा कि कब लोन का पीरियड एंड होगा। आज से, आज कौन सा दिन है सर? आज 1 जुलाई है। लोन लेंगे कब सर? 1 नवंबर को लेंगे। लोन वापस कब करेंगे सर? 1 मई को करेंगे। आज से कितने महीने बाद लोन लेंगे? 4। आज से कितने महीने बाद लोन वापस करेंगे? 10। तो इस तरह से आपने इसको पढ़ना होता है, आज से कितने महीने बाद लोन शुरू होगा, आज से कितने महीने बाद लोन खत्म होगा, उस हिसाब से 4-10 की सिलेक्शन करेंगे।
इसके बाद यहां पर भी दो रेट दिए हुए हैं, अब 4.80 या 5.20। देखें, बोरोइंग का केस है ना, एक केस होता है डिपॉजिट का, एक केस होता है बोरोइंग का। उसूल क्या होता है? एक बोरोइंग का रेट होता है हमेशा, एक डिपॉजिट का रेट होता है। आप किसी भी बैंक जाएंगे ना और आप बोलेंगे मुझे पैसे रखवाने हैं, तो वो आपको कम रिटर्न देगा, और आप बोलेंगे मुझे पैसे उधार चाहिए तो वो आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट मांगेगा। इसी बुनियाद पर बैंक कमाता है। मिसाल के तौर पर आज मैं किसी बैंक में, जो आजकल का रेट चल रहा है इस्लामिक बैंक्स में, डिपॉजिट का 8 9 10% तक चल रहा है, तो किसी बैंक में मैं पैसे रखवाऊंगा तो शायद मुझे 10% का वो रिटर्न देंगे। और अगर मैं बोलूंगा कि भाई मुझे उधार चाहिए, मुझे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, XYZ जो भी चीज़ है, तो वो मुझे जब लोन देंगे वो शायद 15% पर देंगे। इसी बुनियाद पर वो कमाते हैं। अब ये सवाल किसका है? ये सवाल बोरोइंग का है या डिपॉजिट का? बोरोइंग का। तो इसका मतलब ये हो गया कि FRA में 5.20% वाला रेट जो है ना, वो हमारे लिए रेलेवेंट है इस सवाल में। ठीक है जी, इसको नोट कर लीजिएगा। फॉरवर्डेड एग्रीमेंट का पूरा मैकेनिज्म अभी मैं इस सवाल का सॉल्व करता हूं, लेकिन मैंने आपको इतना समझा दिया कि 5.20% इज द रेलेवेंट रेट। अब आ जाते हैं और नीचे, नवंबर डेटेड फ्यूचर्स। अच्छा जी, फ्यूचर्स क्या होते हैं? फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, जिस तरह से यहाँ पर 5 5 लाख के हैं। स्टैंडर्ड टाइम पीरियड के लिए होते हैं, जिस तरह से 3 3 महीने के हैं। हम करते क्या हैं? हम या तो बाई नाउ सेल लेटर करते हैं, या तो सेल नाउ बाई लेटर करते हैं। इससे होता क्या है? इससे फ्यूचर्स की ट्रेडिंग होती है, खरीदा और फिर बेचा, या फिर बेचा और फिर खरीदा। इससे हमें गेन हासिल होता है। इस गेन से क्या होता है? हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। ओरिजिनल ट्रांजैक्शन का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता है। ठीक है जी। अब यहां पर हमें यह समझना है कि ये 94.5 क्या बता रहा है। ये 94.5 हमें बता रहा है कि आज के दिन देखिए ना, ऊपर इंफॉर्मेशन के टॉप पर हेडिंग भी क्या है, 30 नवंबर या 1 जुलाई। आज के दिन नवंबर के फ्यूचर्स की क्या वैल्यू है? सर, ये नवंबर के फ्यूचर्स क्या होते हैं? फ्यूचर्स किसी ना किसी स्पेसिफिक मंथ के एंड में एक्सपायर होते हैं। जितने उस टाइम पीरियड के बीच में लोगों ने बाइंग करी हुई होती है फ्यूचर्स की, अगर डील को क्लोज करना है तो उतनी ही सेलिंग करनी होती है। अदरवाइज आपको कमिटमेंट्स फुलफिल करनी होती है, उसकी डिस्कशन में हम नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप आज नवंबर का फ्यूचर खरीद रहे हो, आज 1 जुलाई है, आप हेजिंग के लिए नवंबर का फ्यूचर खरीद रहे हो लेट्स से, तो अब 30 नवंबर, अगर नवंबर लिखा है ना, अगर नवंबर डेटेड लिखा हुआ है तो 30 नवंबर, ये याद रखिएगा कि फ्यूचर मंथ के एंड में एक्सपायर होते हैं। तो नवंबर डेटेड फ्यूचर्स का मतलब है 30 नवंबर से पहले पहले इनको सेटल करना है। यानी कि अगर आज खरीदें तो 30 नवंबर से पहले बेच दो, और आज बेचे हैं तो 30 नवंबर से पहले खरीद लो। 3 डेट्स हमारे लिए रेलेवेंट होती हैं, इसका मैं बहुत बार टेबल भी बना चुका हूं। एक तो होती है आज की डेट, ठीक है जी। एक होती है फ्यूचर्स के एक्सपायरी वाली डेट, और एक होती है ट्रांजैक्शन डेट। देखिए, हमारे पास नवंबर के जो फ्यूचर्स है ना, उसका मतलब ये 30 नवंबर वाले दिन एक्सपायर होंगे। ठीक है। और दूसरी चीज यहां पर ये नोट कर लीजिएगा कि जो ट्रांजैक्शन डेट है वो 1 नवंबर है, यानी कि मैं लोन कब ले रहा हूं? 1 नवंबर को। फिर वापस से इस प्रिंसिपल को दोहराते हैं। बोरिंग का सवाल है, मुझे किस चीज का डर है? बोरिंग के सवाल है, मुझे इस चीज का डर है कि इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा तो फ्यूचर्स की प्राइसेस क्या हो जाएंगी? डिक्रीज हो जाएंगी। सर, क्या ये हमेशा होगा? हाँ, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो फ्यूचर्स की प्राइस डिक्रीज होगी, और अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा तो फ्यूचर्स की प्राइस इंक्रीज होगी। अब हेजिंग करते कैसे हैं बोरोइंग के केस में? अगर फ्यूचर्स यूज कर रहे हैं, हम ये कहते हैं कि देखो, अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा ना, अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो ओरिजिनल बैंक को मुझे ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जाहिर है, आज इंटरेस्ट रेट कम है, बाद में ज्यादा होगा, तो जब बोरोइंग करूंगा तो ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं फ्यूचर्स के जरिए हेजिंग करूं, तो उसका तरीका ये होता है कि मैं कुछ बाय नाउ सेल लेटर या सेल नाउ बाय लेटर का कानून चलाऊं। यानी कि या तो आज फ्यूचर खरीदूं, बाद में फ्यूचर बेचूं,
या आज बेचूं और बाद में खरीदूं और इसके जरिए कोई गेन क्रिएट करूं। अब यहाँ पे दो सवाल जहन में आते हैं कि सर बाय नाउ सेल लेटर तो जहन में जाता है, दिमाग में बैठता है कि आज एक चीज खरीदी बाद में बेच दी, लेकिन सेल नाउ बाय लेटर दिमाग में नहीं जाता। आज एक चीज है नहीं मेरे पास, मैंने बेची कैसे और बाद में खरीद ली। तो इसके लिए एक सेपरेट डिस्कशन है, वो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा। छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट से आपको पता है कि बहरिया टाउन में 1 करोड़ रुपए का एक प्लॉट है आज, और वो कुछ दिनों बाद 70 लाख का हो जाएगा। आप लेट से आपके सामने एक मार्केट की स्क्रीन है, आसानी के लिए समझ लें, और वहां पर आप जो है वो वर्चुअली कोई चीज बेच सकते हैं जो आप के ओनरशिप में नहीं है, लेकिन आपको एक अरसे के अंदर अंदर उसको या तो खरीदना होगा या फिर वाकई में वो जो चीज बेची है उसकी डिलीवरी प्रोवाइड करनी होगी। तो आपने मार्केट की स्क्रीन खोली, आपने बोला भाई ये बहरिया टाउन का एक प्लॉट है, 1 करोड़ रुपए में मैं बेचता हूं। बाज़ाहिर तौर पे उसकी डिलीवरी नहीं दी है, लेकिन 1 करोड़ में आपने बेच दिया, ये हो गया सेल नाउ। अब 30 नवंबर से पहले पहले आपने इन सारी डील्स को क्लोज करना है, अदरवाइज 30 नवंबर आ गई तो कहीं से भी खरीद कर आपको देना पड़ेगा। यानी कि जो चीज आपने कमिट करी है सेल नाउ वाली, वो देनी पड़ेगी, उसकी डिलीवरी देनी पड़ेगी। अभी आपने डिलीवरी नहीं दी, लेकिन आपने सेल नाउ कर दिया 1 करोड़ में। अब आप क्या करेंगे, 30 नवंबर से पहले बाय लेटर कर देंगे। आपको क्या लग रहा था कि आज जो एक चीज करोड़ की है कुछ दिनों बाद 70 लाख की हो जाएगी, तो आपने आज सेल नाउ किया 1 करोड़ में। आपने बोला भाई मेरे पास है एक प्लॉट पड़ा हुआ है, डिलीवरी बाद में दूंगा, आज मैं 1 करोड़ में बेचता हूं, बेच दिया। कुछ अरसे बाद 70 लाख का हुआ तो वाकई में खरीद दिया, या मार्केट की स्क्रीन पर भी उसकी वैल्यू 70 हो गई लेट से, आपने उसको बाय नाउ कर लिया, बाय लेटर कर लिया, तो आपकी ट्रांजेक्शन क्लोज हो गई। जो डिलीवरी आपने करनी थी वो डिलीवरी मार्केट के रेट्स पर सेटल हो गई। ये मैंने थोड़ा सा मिनिमाइज किया है समझाने के लिए, लेकिन कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। बहरहाल वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, तो छोड़ दें आप। अब यहां पर बोरोइंग के केस में क्या स्ट्रेटेजी होगी, गौर से सुने। आज नवंबर वाले फ्यूचर्स कितने के हैं, 94.5 के। मुझे ये पता है कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, इस बात को मुझे हेज करना है। बोरोइंग के केस में हमेशा मैं इस चीज की हेजिंग करता हूं कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, और फिर मुझे ये भी पता है कि अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो फ्यूचर्स की प्राइस डिक्रीज होगी। यानी कि आज महंगा है और बाद में यही फ्यूचर सस्ता होगा, वही बहरिया टाउन वाले प्लॉट की एग्जांपल। तो स्ट्रेटेजी क्या होगी बोरोइंग के केस में, सेल नाउ बाय लेटर। डिपॉजिट के केस में उलट सिनेरियो होता है, यहां पर आज हम बेचेंगे और बाद में हम खरीदेंगे, क्योंकि आज इस चीज की वैल्यू ज्यादा है और अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुए तो इस चीज की वैल्यू गिरनी है, तो बाद में ये चीज सस्ती होगी। ठीक है जी। तो सेल नाउ बाय लेटर की स्ट्रेटेजी अप्लाई होगी, इसके जरिए हमें जो है वो फ्यूचर्स की ट्रेडिंग पे गेन होगा। जितना आपने इंटरेस्ट यहां ज्यादा पे किया होगा, इंटरेस्ट रेट ये इंक्रीज होने की वजह से, इस गेन से, इस फ्यूचर्स की ट्रेडिंग की गेन से उसमें कुछ कमी आ जाएगी, उस खर्चे के इंक्रीज में कमी आ जाएगी। आपने एक जगह इंटरेस्ट ज्यादा पे किया, लेकिन इंटरेस्ट ज्यादा पे किया तो फ्यूचर्स की मार्केट में की ट्रेडिंग की वजह से आपको कुछ फायदा हो गया और नेट कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो गई। इस स्ट्रेटेजी पर ये फ्यूचर्स चलते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ऑप्शंस लिखे हुए हैं। अच्छा, इस चीज पे मैं बाद में आता हूँ थोड़ा सा, कि ये 5 लाख और 3 मंथ्स को कैसे ट्रीट करना है। अगेन ये बहुत बार रिपीट हो चुकी है चीज। अच्छा, ऑप्शंस पर आते हैं। ऑप्शंस थोड़ा सा खतरनाक है। कैसे खतरनाक है, देखिए कुछ सवालों में डायरेक्टली ऑप्शन का लफ्ज दिया हुआ होगा और कुछ सवालों में लिखा हुआ होगा ऑप्शंस ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। ये दोनों बहुत ही मुख्तलिफ बातें हैं। मैं एसीसीए का एएफएम एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर भी एक लंबे अरसे से पढ़ाता हुआ आ रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें ऑप्शंस ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स ही जनरली पूछे जाते हैं 90% टाइम्स। ऑप्शंस ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स का मतलब यह है कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट तो आप समझते हैं कि मेरी मर्जी होगी तो मैं खरीदूंगा या मेरी मर्जी होगी तो मैं बेचूंगा, लेकिन क्या चीज खरीदूंगा या बेचूंगा, फ्यूचर्स, इंटरेस्ट रेट के फ्यूचर्स। और कभी कभार लिखा हुआ होगा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस, यहां पर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस लिखा हुआ है। इसमें कॉल और पुट को कैसे ट्रीट करना है ये जरा हम देख लेंगे। यहां पर थोड़ा सा तंगी होगी आपको, थोड़ा सा आपने जो है वो कंसंट्रेशन लेवल अपना बढ़ाना होगा। Note assume that Sonia increases to 6% on 1st of November
2026 एज्यूम कर लो कि सोनिया की वैल्यू 6% इंक्रीज हो जाती है 1 नवंबर 2026 को। सवाल देखते हैं, ए में लिखा हुआ है एडवाइज द डायरेक्टर्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस अवेलेबल टू मंजा एंड वेदर शॉर्ट टर्म फाइनेंस इज द मोस्ट सुटेबल इन द सर्कमस्टांसेस कंक्लूड ऑन अ वे फॉरवर्ड फॉर मंजा। प्योरली थ्योरेटिकल पार्ट है। आपका एग्जामिनर आजकल थ्योरी जो है उससे मोहब्बत करने लगा है, तो आपने भी थ्योरी से मोहब्बत करनी है, आपने भी स्टडी टेक्स्ट की रीडिंग करनी है, और जो रिसेंट 4 5 6 7 अटेम्प्ट के पास पेपर्स हैं उसका ट्रेंड देखते हैं, तो आपने उन पास पेपर्स की भी रीडिंग करनी है, और वहाँ पर भी अपना जहन जो है वो कुछ इस तरह से चलाना है कि आप थ्योरी लिख सकें। थोड़ा सा बीएफडी के पेपर का ट्रेंड जो है वो बल्कि कुछ ज़्यादा ही चेंज हो गया है, तो 6 मार्क्स की इसने डायरेक्ट थ्योरी पूछ ली। बी में बोलते हैं एज मंजा हैज एग्रीड अ 6 month शॉर्ट टर्म लोन विद द एचएफएल बैंक, एक्सप्लेन विद सपोर्टिंग कैलकुलेशंस हाउ द कंपनी कैन हेज अगेंस्ट इंटरेस्ट रेट रिस्क, एडवाइज द डायरेक्टर्स ऑफ द मोस्ट सुटेबल हेजिंग टेक्निक। 16 मार्क्स। आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है। बीएफडी का पेपर, एसबीएफ का पेपर आसान पेपर होता है, इतना मुश्किल नहीं होता जितने दूसरे सीए फाइनल के पेपर्स हैं। पहले हम थ्योरी वाला एरिया हम अपना देख लेते हैं, हम अपने थ्योरी वाले एरिया को क्लियर आउट कर लेते हैं। देखिए कहते हैं कि क्या क्या टाइप्स होती हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंस की। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, ठीक है जी। अब आपने इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना, कितने 6 मार्क्स का था ना। आप अगर लेट से शॉर्ट टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, पेबल्स और फैक्टरिंग या इनवॉइसिंग समझा रहे हैं तो आप दो दो सेंटेंस लिख दें, दैट्स इट। इन्होंने कमर्शियल पेपर भी एक्सप्लेन किया, बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं, सूटेबिलिटी भी बताइए, कुछ लंबी ही करती 6 मार्क्स के लिए, इतनी लंबी नहीं करनी है। मैं इसमें से 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले हम बैंक ओवरड्राफ्ट पर आ जाते हैं। An overdraft facility is negotiated with the bank, and this sets the limit of short-term finance that can be used. बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट आप समझते हैं, ओवरड्राफ्ट की एक फैसिलिटी होती है। आपका किसी बैंक में अकाउंट है, आप बैंक से बोलें कि भाई मुझे ओडी की फैसिलिटी दो, आपका बैलेंस नेगेटिव जाएगा, फिर भी बैंक आपको एंटरटेन कर रहा होगा। ओवरड्राफ्ट्स आर फ्लेक्सिबल एंड टिपिकली कैरी अ हायर इंटरेस्ट रेट बिकॉज दिस टाइप ऑफ बोरिंग इज यूजुअली अनसिक्योर्ड एंड लेस सिक्योर्ड। इसके अगेंस्ट आपको कोई गारंटी नहीं देनी होती, तो अमूमन ओडी के केस में, ओवरड्राफ्ट के केस में जो रेट होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। Ordinarily, an organization will see that the cash balance fluctuates between deficit and surplus, indicating the short-term nature of the finance. If the overdraft is used on an ongoing basis, this is often seen as an aggressive, high-risk finance because the bank is able to request repayment at any time. ओवरड्राफ्ट का एक फीचर ये है कि बैंक आपको कभी भी बोल सकता है पैसे वापस करो, ठीक है, आपने लोन नहीं लिया, आपने ओवरड्राफ्ट है, नेगेटिव है, ठीक है। दिस कुड लीड टू कैश फ्लो प्रॉब्लम्स फॉर द कंपनी। बैंक ओवरड्राफ्ट समझा दिया। एक तो तरीका ये है कि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए आप बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अवेल कर लें। शॉर्ट टर्म लोन, short term loan is more suitable as long as Manza abides by the terms of the loan. There will be no risk of the bank requesting an early repayment. लोन आपने एग्री करके ले लिया कि भाई 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए मैं लोन लेता हूं। The disadvantage is that interest will be payable on the entire amount borrowed compared to an overdraft where interest only arises where the balance is in deficit. अब आपने लेट से जितने का भी लोन लिया, आपने 10 मिलियन का लोन लिया, तो इस पे पूरे पे इंटरेस्ट लगेगा 6 महीने के लिए। ओवरड्राफ्ट में ऐसा नहीं होता। अगर ओवरड्राफ्ट कभी 10 मिलियन नेगेटिव है, कभी 6 मिलियन नेगेटिव है, कभी 4 मिलियन नेगेटिव है, तो जितना नेगेटिव है उस पर ही इंटरेस्ट पे हो रहा होगा। ट्रेड पेबल्स, मंजा may be able to delay paying trade payables, payables को आराम से पेमेंट कर दो in order to gain access to short term finance. This is the advantage of being interest free unless suppliers charge interest to Manza for late payment. अमूमन आपके पेबल्स आपसे जो है वो इंटरेस्ट डिमांड नहीं करते। Main disadvantage is that the supplier relationships will be damaged and this will lead to operational problems in the future. For example, suppliers may refuse to offer credit for future purchases. मेन मसला ये है कि हो सकता है कि आपके सप्लायर बाद में आपके साथ बिजनेस करना पसंद ना करें, ठीक है जी। फैक्टरिंग और इनवॉइसिंग में क्या होता है? फैक्टरिंग में ये होता है कि आपके पास रिसीवेबल्स हैं, आप एक फैक्टरिंग ऑर्गेनाइजेशन के पास गए, आपने उनको बोला भाई हमें लोगों से 10 लाख रुपए लेने हैं और हम इसकी फैक्टरिंग करवाना चाहते हैं, यानी कि ये रिसीवेबल का पैसा जब आएगा हम आपको दे देंगे, ये रिसीवेबल्स के एविडेंसेस हैं, आप इसके अगेंस्ट आज हमें कर्ज दे दें। उस पर ज़ाहिर है वो अपनी फीस चार्ज करता है। फिर फैक्टरिंग विद रिकोर्स, विदाउट रिकोर्स होती है, ये एक डिटेल है। कभी कभार ऐसा होता है कि रिस्क भी आप पास कर देते हैं, आप बोलते हैं ये 10 लाख रुपए के रिसीवेबल्स हैं,
अब आप इनको कलेक्ट करें, हमें इसके बदले 9.5 लाख रुपए दे दें। तो फैक्टरिंग ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती हैं, वो 9.5 लाख में आपके रिसीवेबल्स खरीद लेती हैं 10 लाख रुपए के। उनको क्या फायदा होता है, जब पैसे आएंगे तो 10 लाख रुपए आएंगे, उन्होंने दिए आपको कितने, 9.5 लाख रुपए दिए, 50,000 रुपए उन्होंने कमा लिए। कभी कभी कलेक्शन की फीस भी होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि बैड डेट हुआ तो हमारी गारंटी, बैड डेट हुआ तो आपकी गारंटी। लेकिन फैक्टरिंग का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपने अपने रिसीवेबल्स को बेच दिया। आज रिसीवेबल्स से पैसा आना तो था, लेकिन 3 महीने या 6 महीने या साल बाद आप एक कंपनी के पास गए, उसको बोला भाई मुझे पैसों की ज़रूरत है, ये रिसीवेबल्स ये एग्जिस्ट करते हैं, ये इनकी इन्वॉइसेस हैं, ये इनके नाम है, इनका पता है, इनका एड्रेस है, इनका शनाख्ती कार्ड नंबर है, इनका बिजनेस एड्रेस है, इनका एनटीएन है, आप हमें इसके अगेंस्ट एक अमाउंट आज दे दें। इनसे जब पैसे आएंगे हम आपको दे देंगे, लेकिन कम देंगे, हम पूरे पैसे दे देंगे, आज आप हमें कम पैसे दे दें। 10 लाख के रिसीवेबल हैं, आप 9.5 लाख रुपए दे दें। इस तरह की सारी बातें आपने जो है वो लिखनी है यहाँ पर, इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। मैं डायरेक्ट आ जाता हूं अपने हेजिंग के कंप्यूटेशनल एरिया पर, जिसमें सबसे पहली हेडिंग है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। क्या लिखा हुआ है, मंजा कैन टेक आउट एन एफआरए विद अ डिफरेंट बैंक, दिस इज द इफेक्ट ऑफ फिक्सिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन। ऑन 1 November मंजा विल बोरो फ्रॉम द HFL बैंक एट सोनिया प्लस 1%। देखें, ये याद रहे कि हमारे सवाल के हिसाब से जिस बैंक से हम लोन ले रहे हैं उसका नाम HFL बैंक है, और ये पॉसिबल है कि जिससे हम लोन ले रहे हैं वो बैंक और जिसके साथ हम एफआरए कर रहे हैं वो बैंक दोनों अलग हो। लोन वाला बैंक जो है वो हमें सोनिया प्लस 1% पर लोन दे रहा है। टुकड़ों में, हिस्सों में तोड़ तोड़ कर चीजें समझते हैं। पहली चीज सवाल में लिखा हुआ था कि इंटरेस्ट रेट 6% पर चला जाए। हमेशा याद रखो कि सवाल अगर कह रहा है कि इंटरेस्ट रेट 6% पर चला जाए, या यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी है कि सोनिया 6% पर चला जाए, तो इसका मतलब बेस रेट। ठीक है जी, जो आपको लोन मिल रहा है वो सोनिया प्लस 1% पर मिल रहा है। ये जो होता है ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। एक कंपनी जिसकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है उसको हो सकता है लोन सोनिया प्लस 1% पर मिल जाए। एक कंपनी जिसकी क्रेडिट रेटिंग बुरी है, हो सकता है कि उसको लोन सोनिया प्लस 3% पर मिले। और सोनिया क्या है, ये बेस रेट है। तो अब अगर इंटरेस्ट रेट 6% पर जाता है, 10 मिलियन का लोन है, ये सवाल से आप टैली कर सकते हैं, 6 + 1 7% बनता है, 6 महीने के लिए ले रहा हूं, तो ये पैसे मैं दूंगा किसको, HFL बैंक को। किसको दूंगा, HFL बैंक को। HFL बैंक कौन है, जिससे लोन लिया है। फिर हमने एफआरए की कुछ डिस्कशन करी थी और उसमें हमने ये कंक्लूड कर लिया था कि हमारा एप्लीकेबल रेट जो है वो 4-10 वाला और 5.2% होगा। अब होगा क्या, अगर हमने 5.20% का एफआरए वाले बैंक से रेट लॉक करवा लिया है, तो इफेक्टिवली हमने अपना बेस रेट लॉक करवा लिया। अब अगर सोनिया जिस तरह से इस केस में 6% पर चला गया ना, तो 0.8% की कंपनसेशन वो एबीबी बैंक जिसके साथ हमने एफआरए किया हमें देगा। क्यों, क्योंकि हमने फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट तय किया है और उसमें रेट 5.20% है। एक और बात यहां पर यह याद रखिएगा कि एफआरए का जो रेट है वो सोनिया से कंपेयर होता है, वो टोटल बोरोइंग रेट से कंपेयर नहीं होता। ऐसे नहीं कि कोई बच्चा बोले कि सर हमें टोटल तो 7% देना था, इस 7% को 5.20% से कंपेयर करें, नहीं। कंपैरिजन किसका होगा, सोनिया का या जो भी बेस रेट है, और जो एफआरए का रेट तय हुआ है। एफआरए वाले बैंक को हम ये कहेंगे कि भाई सोनिया 5 से 6% पर चला गया है, 6% पर जाने की वजह से हमने 6 + 1% का इंटरेस्ट दिया है HFL बैंक को। हमने आपसे एफआरए पे दस्तखत करवाए हुए, उसके तहत 5.2% का रेट हमने लॉक किया था। अगर सोनिया 6% हो गया है तो हम 0.8% का एक्स्ट्रा एक बर्डन बेयर कर रहे हैं, आप हमें उसके लिए कंपनसेट करें। तो वो बैंक आपको कंपनसेट करेगा। 0.8% के हिसाब से कंपनसेशन हुई, कंपनसेशन की वजह से ये नेगेटिव में इसलिए क्योंकि टोटल कॉस्ट रिड्यूस कर रहा है, और आपकी इफेक्टिव कॉस्ट जो 6 महीने की बनी वो 3,10,000 बनी। सर अगर सोनिया 5% से 6 के बजाय 4% पर चला जाता, ऐसा भी हो सकता था ना, आपने एफआरए 5.20% पर लॉक किया,
और सोनिया हो गया 4%। अब क्या होगा? अब डिफरेंस आ रहा है 1.20%। अब जनाब आप ओरिजिनल पार्टी को जो इंटरेस्ट दे रहे होंगे वो 4+% प्लस 1% के हिसाब से दे रहे होंगे। आपकी पहली वर्किंग कुछ इस तरह से नजर आएगी, जो भी आंसर बनता है। अब एफआरए वाला बैंक, दैट इज एबीबी बैंक आपके पास आएगा, बोलेगा भाई सोनिया 4% है ना, हम अचार बेचने तो नहीं बैठे हैं, जब ज्यादा होता है तो हमसे मांगते हो, अब कम हो गया, तुमने आगे कम पे किया, जितना कम पे किया हमें दो, तो हमें इस बैंक को 1.2% के हिसाब से भी कंपनसेट करना पड़ता। बात समझ में आ रही है? यानी कि ये भी मेरी कॉस्ट हो जाती, ये भी मेरी कॉस्ट हो जाती। यानी कि जब सोनिया 6% बात, तो 7% ये 0.8% की कंपनसेशन, नेट खर्चा 6.2%। लेकिन जब अगर सोनिया 4% हो जाता तो 5% की कॉस्ट ये, 1.2% की कॉस्ट ये, यानी कि अगेन 6.2%। तो एफआरए से इफेक्टिवली रेट लॉक हो जाता है। हाँ, रेट लॉक हो गया 6.2% पर, 5.2% सोनिया के अगेंस्ट और 1% जो आपका कंपनी स्पेसिफिक रिस्क था। आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 5.2 में 1 ऐड कर दें, ठीक है। या फिर आप यूं भी कर सकते हैं, ये 3,10,000 6 महीने की कॉस्ट है ना, 6 महीने की कॉस्ट है, पूरे साल की कितनी होती? 6,20,000 ऑन एन अमाउंट ऑफ 10 मिलियन। आप रेट चेक कर लें, 6.2% बनेगा। यहां पर मैंने इसको सॉल्व किया और फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट को आपके साथ दोबारा से डिस्कस भी किया, ऑल दो पिछले लेक्चर्स में भी हुआ होगा। दोहराएं इस लेक्चर को अगर एफआरए नहीं समझ में आया, और ये हमने लोन के केस में एफआरए की क्या ट्रीटमेंट होगी वो भी देख ली, और अगर लोन के केस में एफआरए अगर जो बेस रेट है वो गिर जाए तो फिर किस तरह से कंपनसेशन होगी वो भी हमने रफली देख लिया। यहां पर वीडियो को पॉज कर अभी तक की जो भी बातें हैं वो आपने दोबारा देखनी है। अब आ जाते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पर। Manza can contract to sell November dated futures at the end of June. Sell now. The contract will be closed out on 1st of November when the hedge is no longer needed. Buy later. यानी कि आपने अगर hedge ओपन किया है, पोजीशन ओपन की है, तो उस पोजीशन को क्लोज भी करोगे। वही सेल नाउ बाय लेटर वाला कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने आप लोगों को बताया। इफ इंटरेस्ट रेट्स हैव राइजन, मंजा विल मेक अ गेन व्हेन द फ्यूचर्स आर क्लोज्ड आउट। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, फ्यूचर की प्राइस डिक्रीज होगी। आज सेल नाउ है, बाद में बाय लेटर होगा, आज महंगे दामों बेचा, बाद में सस्ते दामों खरीदा, गेन हो गया। इफ इंटरेस्ट रेट्स हैव फॉलन, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं, देयर विल बी अ लॉस, बट दिस विल बी कंपनसेटेड बाय अ लोअर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। अगर इंटरेस्ट रेट गिर जाते हैं भरने के बजाय, तो आप लोन ले रहे थे, लोन पे आप कम इंटरेस्ट दोगे, फायदा होगा, हाँ, लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे लॉस हो जाएगा। कैसे? आपने आज सेल नाउ किया हुआ है ना, विद द एक्सपेक्टेशन कि प्राइसेस फ्यूचर्स की प्राइसेस कम होंगी और आप बाद में बाई लेटर करोगे और गेन करोगे। लेकिन व्हाट इफ क्या आज आपने सेल किया, फ्यूचर इज वेरी अनसर्टेन, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज हो गए, तो अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो गए तो फ्यूचर्स की प्राइस इंक्रीज हो गई, तो अब आपको डील क्लोज करने के लिए महंगे दामों खरीदना पड़ेगा, और ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर्स की डील पे आपको लॉस हो जाए। वही बहरिया टाउन वाली एग्जांपल पर आते हैं। आपने 1 करोड़ का एक प्लॉट बेच दिया स्क्रीन पर आज, विद एक्सपेक्टेशन कि ये 70 लाख का होगा, खरीद कर डील क्लोज करूंगा। 1 करोड़ का बेच दिया, लेकिन कुछ अरसे बाद 70 लाख का होने के बजाय 1.5 करोड़ का हो गया, 50 लाख अपनी जेब से मिलाने पड़ेंगे। ठीक है जी। Overall, the combined effect of the underlying loan plus the future contract is to fix the interest rate. The exact interest cost will depend on the movement in prices of the future contract. The working below assumes that the basis diminishes or declines evenly over time. अब ये एक assumption है। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक टेबल बनाना पड़ेगा। ICAP कुछ अलग तरह से वर्किंग करता है, मैं कुछ अलग तरह से वर्किंग करता हूँ। जिसकी भी वर्किंग समझ आए आप कर सकते हैं। देखिए, मैं एक टेबल बनाता हूँ। आज है 1 जुलाई, ट्रांजेक्शन होनी है 1 नवंबर वाले दिन, और फ्यूचर्स एक्सपायर होने 30 नवंबर वाले दिन। इस तरह से आप तीन जो है ना कॉलम बना लें। कौन कौन से कॉलम होंगे सर? आज का दिन, ट्रांजैक्शन दिन, ट्रांजैक्शन वाला दिन,
जिस दिन भी ट्रांजैक्शन होनी है सवाल के हिसाब से। और फ्यूचर एक्सपायरी डेट, मैंने आपको बताया ना कि अगर नवंबर फ्यूचर है वो 30 नवंबर को एक्सपायर हो रहे होंगे। फिर आप यहाँ पे ये डबल डंडी बना दें, डबल डंडी, डबल डंडी। यहाँ पे लिखें आई आर जो कि इंटरेस्ट रेट को रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ पे लिखें एफ पी जो कि फ्यूचर्स की प्राइस को रिफ्लेक्ट करेगा। इन दोनों के डिफरेंस को कहते हैं बेसिस, इन दोनों के डिफरेंस को कहते हैं बेसिस। आज आई आर कितना है, आज सोनिया कितना है, 5%। 5% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटरेस्ट रेट को ऐसे भी लिख सकते हैं। एज पर क्वेश्चन डेटा, ट्रांजेक्शन डेट वाले दिन सोनिया कितना हो जाएगा, 6%। तो ये 94 इस तरह लिख दिया। ये आई आर क्या है, इंटरेस्ट रेट। आज कितना है, 5%, विच मीन्स 95। बाद में कितना हो जाएगा, 6%, विच मीन्स 94। फ्यूचर की प्राइस आज की दी हुई थी सवाल में 94.5। इन दोनों का डिफरेंस बेसिस कहलाता है। कितना डिफरेंस है, 0.5। यहां तक की वैल्यू सवाल में दी हुई थी, ठीक है जी। अब एक चीज, जो फ्यूचर्स की एक्सपायरी वाला दिन होता है ना, यानी कि 30 नवंबर इस सवाल के हिसाब से, उस दिन का इंटरेस्ट रेट और फ्यूचर्स की प्राइस सेम होगी। यानी कि अगर मैं किसी को कहता हूं कि भाई 1 करोड़ रुपए में मैंने बहरिया टाउन का तुम्हें प्लॉट बेचा, लेकिन डिलीवरी मैं 30 नवंबर को करूंगा और मैं बेच रहा हूं 1 जुलाई को, ये एक केस है। अब बीच में क्या होगा, 3 महीने 4 महीने का जो टाइम पीरियड है, प्राइस ऊपर भी जा सकती है नीचे भी जा सकती है। लेकिन अगर 30 नवंबर वाले दिन बैठकर मैं किसी को बोलूं कि मैंने तुम्हें बहरिया टाउन में आज के दिन प्लॉट बेचा, तो उसकी जो मार्केट प्राइस होगी और जो फ्यूचर्स की प्राइस होगी सेम होगी, क्योंकि फ्लक्चुएशन का गैप नहीं है, फ्लक्चुएशन का टाइम पीरियड नहीं है। फ्यूचर्स की प्राइस आज और 30 नवंबर वाले दिन डिफरेंट हो सकती है, लेकिन 30 नवंबर वाले दिन उस चीज की मार्केट में स्पॉट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू सेम होगी। या अदरवाइज क्या होता है, अदरवाइज लोग फ्यूचर्स की मार्केट और स्पॉट की मार्केट का रेट डिफरेंट होता, तो इस पर ही गेन करते रहते जिंदगी भर, कुछ काम ही नहीं करते। बहरहाल अगेन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये चीज याद रखिएगा कि जो फ्यूचर्स की क्लोजिंग डेट होती है उस दिन उस चीज की मार्केट वैल्यू और उस दिन की फ्यूचर्स की वैल्यू सेम होती है। मार्केट वैल्यू का क्या मतलब है, 30 नवंबर वाले दिन कोई चीज कितने की है। नवंबर के फ्यूचर्स की वैल्यू का क्या मतलब है कि 30 नवंबर वाले दिन ये डील कितने पे क्लोज होगी। तो अब अगर मैं 30 नवंबर पे खड़ा हुआ हूं तो उसकी स्पॉट प्राइस और उसकी फ्यूचर्स प्राइस सेम होगी, बिकॉज दोनों की डिलीवरी उसी वक्त फौरन हो जानी है। डेट के क्लोजिंग का टाइम पीरियड का गैप नहीं है। इस हिसाब से ये क्या होगा नहीं पता, ये क्या होगा नहीं पता, लेकिन इन दोनों का फर्क जीरो होगा, जिसको हम बेसिस कहते हैं। अब ये टेबल एक एक जनरल अजम्पशन पर बनता है कि बेसिस डिमिनिशेस लीनियरली। इसका मतलब ये है कि ये आज 0.5 है डिफरेंस और यहां पर जीरो हो जाएगा, तो ये हर दिन या हर महीने इक्वल अमाउंट से रिड्यूस होगा। ये हमारी अजम्पशन होती है इस टेबल की। हो सकता है सवाल आपको बेसिस जो है वो दे दे, लेकिन अगर ना दे तो हम इस अजम्पशन से चलते हैं कि ये 0.5 डिक्रीज होगा होगा होगा, एक झटके में नहीं होगा, लीनियरली होगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल जुलाई से 30 नवंबर कितने महीने हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 5 महीने है ना। तो बेसिस हर महीने अगर 0.5 बेसिस है, देखें 1 जुलाई से लेकर 30 नवंबर 5 महीने हैं, और आज 0.5 की बेसिस है, तो 1 जुलाई को ये 0.5 होगी और 5 महीने में ये जीरो हो रही है, यानी कि हर महीने 0.1 से डिक्रीज होगी। 1 अगस्त को 0.4 हो जाएगी, 1 सितंबर को ये वैल्यू 0.3 हो जाएगी, 1 अक्टूबर को ये वैल्यू 0.2 हो जाएगी, 1 नवंबर को ये वैल्यू 0.1 हो जाएगी, और फिर 1 दिसंबर या 30 नवंबर वाले दिन ये जीरो हो जाएगी। अब इस हिसाब से ये बेसिस कितनी होगी, देखिए गौर से सोचे। यहां से यहां कितने महीने गुजर चुके हैं, जुलाई अगस्त सितंबर,
जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने गुजर चुके हैं ना, सॉरी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने गुजर चुके हैं। और यहां से यहां कितने महीने बाकी हैं? 1 महीना। तो यहां पर 0.1 बेसिस बाकी होगी। टोटल बेसिस 0.5 थी, 5 महीनों में रिड्यूस होकर 0 पर आनी है। 4 महीने गुजर चुके हैं तो 0.4 से कम हो चुकी होगी। हर महीने 0.1 0.1 0.1 0.1 4 बार कम हुई तो 0.1 बच गई। फिर ये आप बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट करोगे। 95 94.5 के डिफरेंस से 0.5 आया था। 94 और किस चीज के डिफरेंस से 0.1 आएगा सर? 93.9 कर दें। ठीक है। अच्छा, ये जो आपने इस टेबल से फ्यूचर्स की 93.9 की वैल्यू निकाली है ना, ये एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस है। क्यों एक्सपेक्टेड बोल रहा हूं? क्योंकि आज का दिन क्या है? 1 जुलाई। 1 नवंबर को वाकई में फ्यूचर कितने के होंगे नवंबर वाले मैं नहीं जानता, लेकिन अगर इस तरह चला कि बेसिस लीनियरली डिमिनिश हुई और अगर इंटरेस्ट का रेट इतना हुआ तो फिर ये वैल्यू इतनी होगी। अब ये जो टेबल मैंने बनाया है इसकी यहां पर वीडियो दोबारा देखें। ये टेबल बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए। आप देख रहे हैं कि आईकेप ने भी 93.9 की वैल्यू यूज की है, यानी कि हमने जो वैल्यू कैलकुलेट करी है वो ठीक है। मैं टेबल से करता हूँ, आईकेप एक दूसरे तरीके से करता है। बहरहाल ये टेबल वाला तरीका अगर आप इस सवाल को देखते देखते एब्जॉर्ब कर लें, समझ लें, बहुत होगा। अच्छा, अब कितने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए जाना है? 10 मिलियन के अमाउंट की हेजिंग करवानी थी 6 महीने के लिए। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से 0.5 मिलियन वाले और 3 महीने वाले। अब इस स्टेप को थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूं क्योंकि ये बहुत सारे लेक्चर्स में मैंने कवर किया हुआ है कि किस तरह से हम फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स को एडजस्ट करते हैं। बेसिक लेक्चर्स में भी कवर्ड है। तरीका क्या होगा? 10 मिलियन को 0.5 मिलियन से डिवाइड किया और फिर 6/3 से मल्टीप्लाई किया, तो हम जाएंगे 40 कॉन्ट्रैक्ट के लिए। देखिए, 0.5 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट है और 10 मिलियन, मैं जरा इसको कैलकुलेट भी कर लूं। बिल्कुल, 0.5 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट है, 10 मिलियन की हेजिंग करनी है, तो 20 कॉन्ट्रैक्ट तो ये हो गए। लेकिन वो 20 कॉन्ट्रैक्ट पहले 3 महीने को ही कवर करेंगे क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने का है। मेरा अगर लोन का पीरियड 6 महीने है तो मुझे डबल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होंगे, यानी कि 40 कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होंगे। ये थोड़ा सा ब्रीफली बता रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ये चीज़ भी बहुत बार पहले डिस्कस हो चुकी है। अब करना क्या है? सेल नाउ एट 94.50, बाई लेटर एट 93.90। इसकी वर्किंग मैंने आपको दिखा दी। सेल कब करेंगे? 30 जून को। खरीदेंगे कब? 1 नवंबर को। तो एक फ्यूचर पर 0.6 का गेन होगा। ये गेन परसेंटेज में होता है। टोटल गेन कैसे होगा? 40 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट 5 लाख रुपए का है और गेन जो हो रहा है वो 0.60 हो रहा है, वो 0.60% है। तो 0.60 डिवाइडेड बाई 100। और टाइम पीरियड एक कॉन्ट्रैक्ट का 3/12 है। ये याद रखिएगा कि हमने यहां पर जब ये नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 40 करे ना, तो हमने इस चीज को एडजस्ट कर लिया कि लोन 6 महीने का था लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 3-3 महीने वाले थे, तभी हमने इसको बढ़ा दिया। तो यहां पर जो टाइम पीरियड आप लिखेंगे वो फ्यूचर का टाइम पीरियड लिखेंगे, वो आप लोन का टाइम पीरियड नहीं लिखेंगे। लोन का टाइम पीरियड 6 महीने था, फ्यूचर का टाइम पीरियड 3 महीने था। क्योंकि हमने 6 के बजाय 3 महीने यहाँ पर, क्योंकि हमने 40 कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हैं, हमने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को डबल कर दिया है, तो उस चीज़ का इम्पैक्ट हमने ऑलरेडी 40 में शामिल कर दिया कि 6 महीने की हेजिंग हो रही है। तो करना क्या है? नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट पर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लाइड बाय गेन की परसेंटेज। ये आपके पास 30,000 आ गया। अब क्या होगा ओवरऑल पोजीशन? 10 मिलियन का लोन है, 6% का सोनिया हो जाए तो 6 + 1% का इंटरेस्ट देना है। 6 महीने के लिए लोन की बोरोइंग हुई, 3.5 लाख यहाँ पे की है। लेकिन फ्यूचर से हेजिंग करी थी तो उसकी वजह से मुझे 30,000 का गेन हो गया, यानी कि मेरी टोटल इफेक्टिव 6 महीने की जो कॉस्ट बनी वो 3,20,000 रुपये बनी। 3,20,000 6 महीने की कॉस्ट है, तो साल की कॉस्ट अगर इफेक्टिव एनुअल रेट निकालें, सालाना क्या कॉस्ट पड़ रही है इफेक्टिवली, तो 3,20,000 अगर 6 महीने के देने पड़ रहे हैं तो साल के 640 बने।
10 मिलियन के लोन पर देने पड़ रहे हैं तो जो परसेंटेज बनी वो 6.40% बनी। अच्छा, ये दूसरी तरह की वर्किंग है 93.9 को कैलकुलेट करने की। मैं टेबल प्रेफर करता हूं, मैंने टेबल बना दिया। यहां तक वीडियो दोबारा से पॉज कर लें और फ्यूचर्स को समझ लें अच्छे से। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें दोबारा दोहराई हैं। हेजिंग एक मुश्किल एरिया होता है तो आपका इसको देखना बार बार बहुत ज़रूरी है। अब आ जाते हैं ऑप्शंस पर। ऑप्शन में थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है कि आपके पास ऑप्शंस कौन से वाले हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा हुआ था कि ये ऑप्शंस ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स हैं, यानी कि डायरेक्ट ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पर आपको मसला ये होगा कि हमें पुट के लिए जाना है या हमें जो है वो कॉल के लिए जाना है, तो आहिस्ता आहिस्ता इसको डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है ऑप्शंस गिव द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बोरो एट प्री डिटरमाइंड रेट। इन आइदर केस द प्रीमियम इज पेड व्हेन द हेज इज टेकन आउट। ऑप्शन के केस में आप प्रीमियम लाजमी पे करते हो, चाहे आप उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करो या ना करो। द ओवरऑल पोजीशन विल बी एज फॉलोज। इफ इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज टू 6%, अगर इंटरेस्ट रेट 6% पर चले जाते हैं, बढ़ जाते हैं, October dated options mature at the end of October, and so these are the most suitable options as they are cheaper than November dated options, whilst still covering the period of risk up to 1st of November. यहां आ गए हम। हमारे पास ऑप्शंस में लिखा हुआ है कि 5-5 लाख रुपए के ऑप्शंस हैं, 3 महीने वाले हैं। एक्सरसाइज डेट अक्टूबर और नवंबर की लिखी हुई है। अक्टूबर की डेट का मतलब हो गया 30 अक्टूबर, नवंबर की डेट का मतलब हो गया 30 नवंबर। ऑप्शंस का क्या मतलब होता है? हम एक प्रीमियम पे करते हैं और फिर अगर हमें वो ऑप्शन एक्सरसाइज करना है तो हम करेंगे, नहीं करना तो हम नहीं करेंगे। हमें लोन कब लेना था? 1 नवंबर को। अब लग तो ऐसा रहे कि चाहे अक्टूबर के ऑप्शन लें चाहे नवंबर के ऑप्शन लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। 30 अक्टूबर के ऑप्शन का मतलब ये कि 30 अक्टूबर वाले दिन तक आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हो और आपने लोन भी 30 अक्टूबर को ही लेना है, 1 नवंबर या 30 अक्टूबर। और अगर मैं 30 नवंबर वाले ऑप्शंस के लिए चला जाता हूं तो भी ठीक है। 30 नवंबर तक के ऑप्शंस हैं, उससे पहले एक्सरसाइज हो सकते हैं। 1 नवंबर वाले दिन मैं ऑप्शंस का रेट कंपेयर करूंगा मार्केट के रेट से, और अगर बोरोइंग पे मुझे ऑप्शन का रेट कम मिल रहा होगा तो मैं एक्सरसाइज कर दूंगा। तो इस तरह की लॉजिक के हिसाब से तो दोनों रेलेवेंट है। लेकिन उसने हमें सवाल में ये बताया कि सस्ते कौन से हैं। एक प्रीमियम की कॉस्ट भी है ना, देखो दोनों की स्ट्राइक प्राइस सेम है, यानी कि दोनों का जो रेट है ना इंटरेस्ट का वो 5% है। 95 का मतलब 5% का रेट। तो भाई मैं तो ये देखूंगा प्रीमियम में बचत कहाँ हो रही है, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस सेम है, इसका मतलब ये हो गया कि बचत हो सकती है प्रीमियम में, दूसरी चीजें इनकी सेम है। अब देखिए ना, यहां पर मुझे 20 और 50 का प्रीमियम 30 और 65 के प्रीमियम से नजर आ रहा है, तो मेरी कॉस्ट कहां बचेगी यहां पर? तो सवाल ये कहता है कि इसलिए तुम अक्टूबर वाले ऑप्शंस को सेलेक्ट करो, पहली चीज। क्योंकि तुम्हें बोरोइंग करनी है 1 नवंबर को, 30 अक्टूबर वाले ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लो, प्रीमियम की कॉस्ट बचा लो थोड़ी सी। नवंबर वाले ऑप्शंस का प्रीमियम ज्यादा है और तुम 30 अक्टूबर वाले दिन जो है वो ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर कर लोन ले लेना अगर वो ठीक हो। अब यहां पर एक चीज आती है, सर ये परचेज पुट ऑप्शंस क्यों लिखा है, कॉल क्यों नहीं, पुट क्यों? तो इसके लिए हम आईकेप की स्टडी डेस्क पर जरा आते हैं। देखो यहां पर मैंने एक पैराग्राफ खोला हुआ है, टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस। और टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस जो है ना, इसमें एक चीज जो आपको हाईलाइट करवानी है, ऑप्शंस ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स आर ट्रेडेड ऑन द फ्यूचर एक्सचेंज वेयर द इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स आर आल्सो ट्रेडेड। आपके सवाल में अगर ऑप्शंस ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स लिखा हुआ होगा, जो कि एसीसी के पेपर में बहुत कॉमन है, तो वो एक बिल्कुल ही अलग चीज होगी। यहां पर ऐसा नहीं लिखा हुआ था, यहां पर सिर्फ ऑप्शंस था। अब आप आ जाएं कि ऑप्शंस में क्या लिखा हुआ है यहां पर। ऑप्शन guarantees a maximum or a minimum rate of interest for the option holder, and interest rate options are therefore sometimes called interest rate guarantees or IRGs. A call option is the right to buy, in this case to receive interest at the specified date. It guarantees a maximum rate of interest. Call option is the right to buy, call option is the right to receive interest. इंटरेस्ट रिसीव कब होता है सर? डिपॉजिट के केस में। इसका मतलब कॉल की टर्म किसके साथ एसोसिएटेड है? डिपॉजिट। अब पुट ऑप्शन
is the right to sell, that is the right to pay interest at a specified date. Pay interest, pay interest. It guarantees a minimum rate of interest. सर इंटरेस्ट पे कब करते हैं? बोरोइंग के केस में। तो क्या सर हम ये कह सकते हैं कि कॉल ऑप्शन डिपॉजिट वाले केसेस में यूज होगा और पुट ऑप्शन बोरोइंग वाले केसेस में यूज होगा? जी हाँ, अगर वो इंटरेस्ट ऑप्शंस ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स नहीं है और आपने सवाल ठीक से पढ़ा है और सिर्फ ऑप्शन लिखा हुआ है और इंटरेस्ट रेट का सवाल है, तो पुट बोरोइंग के लिए इस्तेमाल होगा। अब हम अक्टूबर के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स यूज कर रहे हैं। स्ट्राइक प्राइस 95 यानी कि 5% का रेट है। पुट ऑप्शन यूज करें कि 50 का हम जो है वो 50 बेसिस पॉइंट्स, 50 बेसिस पॉइंट्स का मतलब 0.5% का प्रीमियम दे रहे हैं। प्रीमियम क्या होता है? ये वो अमाउंट है जो आपने पे करना ही है। तो हमने इसलिए पुट ऑप्शन किए, ऑप्शन का प्रीमियम 0.5% पे होगा ही होगा। स्ट्राइक प्राइस 5% है और सवाल के हिसाब से फर्स्ट नवंबर वाले दिन अगर सोनिया 6% हो जाता है तो क्या आप ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हम 6% पर क्यों लोन लें भाई? हमारे पास ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है और उसके जरिए हम 5% पर लोन ले सकते हैं। 95 का मतलब मैंने आपको बताया ना कि 5% है। तो हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज दी ऑप्शन, यस। हाँ, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये होता, सवाल में लिखा हुआ होता 93, यानी कि लेट से ये होता 7%, तो फिर हम ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करते, लेकिन उस केस में ये 0.5% की कॉस्ट आपको फिर भी पे करना पड़ती। बहरहाल यहां पर ऑप्शन एक्सरसाइज हो रहा है। अच्छा, अब क्या हो रहा है? इंटरेस्ट ऑन लोन विद एचएफएल बैंक। सर हम तो ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं ना। दोबारा से स्टडी टेक्स्ट पर आते हैं, यहां वाली चीजें पढ़ते हैं। एन इंटरेस्ट रेट ऑप्शन इज फॉर अ नोशनल और लोन और डिपॉजिट। इफ इट इज एक्सरसाइज्ड, an actual loan or deposit is not created. Instead, the option is cash settled by a payment from the writer of the option to the option holder. इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हम ऑप्शंस कर रहे हैं इसमें ऐसा नहीं होता कि ऑप्शंस के जरिए हम किसी से वाकई में लोन ले रहे होंगे और उस पर इंटरेस्ट दे रहे होंगे, बल्कि जो ऑप्शन राइटर होता है वो और जहां से आपने बोरोइंग करी है वो दोनों सेपरेट पार्टीज हो सकती हैं। जहां से आपने बोरोइंग करी है वहां से आप लोन लें और ऑप्शन राइटर के साथ आप जो गेन या लॉस की सेटलमेंट है जैसे एफआरए में करी थी, सिमिलर टू दैट आप करेंगे। यहां पर लिखा हुआ है ना कि कैश सेटल्ड होता है बाय पेमेंट फ्रॉम द राइटर ऑफ द ऑप्शन टू द होल्डर ऑफ द ऑप्शन। एचएफएल बैंक से बोरोइंग करी, उसको हमने 3.5 लाख रुपए दिए, वही हिसाब से ऑप्शन का प्रीमियम हमें देना ही है, देना ही है, देना ही है। 40 की वर्किंग कर चुके हैं, 5 लाख का एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, 0.5% के हिसाब से 3/12 25,000 ये पे किए। और जो ऑप्शन राइटर है उससे आपने रिसीविंग ली। कितनी रिसीविंग ली? आपने उसको बोला देखो भाई मैं 6% का सोनिया पे कर कर आ रहा हूं ओरिजिनल बैंक को, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 5% की कॉस्ट पड़नी चाहिए, तो तुम मुझे 1% की कंपनसेशन दो। तो उसने आपको 1% के हिसाब से कंपनसेशन दी, उससे आपकी कॉस्ट रिड्यूस हुई। 3,25,000 6 महीने की कॉस्ट है, साल की कॉस्ट 6.5 लाख हुई 10 मिलियन पर, तो इफेक्टिव रेट 6.5% बना। और ये फाइनली सारे रेट लिखे हुए, अगर हम हेजिंग नहीं करवाते इतना पड़ेगा, एफआरए में इतना, फ्यूचर्स में इतना और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में इतना। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट सबसे ज्यादा आ रही है, लेकिन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का फायदा क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल सोनिया हो जाता 4%, सोनिया हो जाता 3%, सोनिया हो जाता 2%, तो हमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता, हमें 0.5% का प्रीमियम तो पे करना होता, लेकिन फिर हम मार्केट से 2% प्लस 1% पे लेते तो हमारी इफेक्टिव कॉस्ट जो है वो 3.5% भी हो जाती। ठीक है ना? ऑप्शन एक्सरसाइज करना जरूरी तो नहीं है ना, लेकिन जो प्रीमियम पे किया उसकी 0.5% की कॉस्ट लगती। लिखा हुआ है द ऑप्शन इज एक्सपेंसिव एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड इन द हायर टोटल कॉस्ट इफ इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज। द फॉरवर्ड रेट hedge is recommended because this is the most straightforward and based on the assumption in the analysis the lowest cost solution। तो यहां पर हमने अपना सवाल डिस्कस किया पूरा। हेजिंग हमेशा एक मुश्किल एरिया रहता है, थोड़ा सा ग्रे एरिया रहता है। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी। कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके पिछले बने हुए थे, कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे रिफ्रेश हुए होंगे। सवाल की वीडियो देखने से इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा हुआ होगा।
और आपको जो है वो कुछ ना कुछ नॉलेज में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। मुझे ज़रूर पूछिएगा अगर कोई भी मसला हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।